नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। नरेंद्र मोदी जेल भेज रहे, राहुल की कांग्रेस सरकार गिराने पर आ गई। इसका मतलब केजरीवाल तो गए क्या? आज ये क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये जो इंडी गठबंधन है में कैसे भयंकर कंफ्यूजन है और मोदी का कैसे क्लियर विजन है, इस दोनों की तुलना करके दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश चुनाव में मोदी ने क्या बड़ा गेम कर दिया है जिसे डर बताया जा रहा है। इसके बाद चैप्टर होगा टमाटर का। 200 रुपया का टमाटर बिक रहा था ना अभी कुछ दिन पहले तक, वो अचानक 2 रुपए किलो कैसे बिकने लगा भाई? क्या खेल है उसका? और टमाटर के बाद प्याज वाली एक अफवाह मार्केट में घूम रही है, उससे सावधान हो जाइए वरना प्याज काट के आंसू निकले ना निकले, यह अफवाह आपके आंसू निकाल देगी। मोदी को घेरने के चक्कर में विपक्ष ने किसानों के पैसे कैसे लुटवा दिए, आज ये चैप्टर लेकर आया। फिर बात होगी नरेंद्र मोदी और भारत का वो एक्शन जिससे कनाडा में सारे खालिस्तानी छिपकर बैठ गए हैं। 90 सेकंड का वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दिख गए खालिस्तानी निज्जर के कातिल। और आखिर में आपके हेल्थ से जुड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू क्या, पूरे देश को जानना चाहिए एक चुटकी नमक की कीमत। और नहीं जानिएगा तो काम से जाइएगा। नमक पर वो रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसे सुनकर नमक जहर लगने लगेगा। खाने के पहले नमक को 4 बार देखिएगा कि खाना है कि नहीं खाना है, इसलिए ये चैप्टर भी जरूर देखिएगा। और आखिर में हमारा स्पेशल चैप्टर किस्सा अनसुना। वहीदा रहमान क्यों -4 डिग्री में नंगे पांव खड़े होने पर अड़ गई थी, आज उसका किस्सा बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। अगले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसकी जानकारी दी है। मंदिर समिति ने बताया है कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ईडी ने कोटपुतली में राजेंद्र यादव की कंपनियों पर छापे मारे हैं, जिसके लिए दिल्ली से ईडी की कई टीमें पहुंची थी। कुछ दिन पहले ही राजेंद्र यादव की कंपनीज में आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला मिड डे मील घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में राजेंद्र यादव की कंपनियां रडार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मेला देश भर में 46 जगहों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए और रोजगार मेले के तहत अब तक देश भर में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। दिल्ली के भोगल इलाके में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए के जेवरात उड़ा लिए। शुरुआती जांच में पता चला है कि चोर छत के जरिए आए थे। दीवार में करीब 1.5 फुट का छेद करके शोरूम के स्ट्रांग रूम में दाखिल हुए और सिक्योरिटी के लिए शोरूम में सीसीटीवी कैमरे और अलार्म लगे थे, लेकिन चोरों ने पहले ही सभी के कनेक्शन कर दिए। लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने की जानकारी दी। वहीदा अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने फिल्म प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, गाइड जैसी कई क्लासिक फिल्मों में काम किया है। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें बताऊंगा कि मोदी जेल भेज रहे, राहुल सरकार गिरा रहे, तो केजरीवाल तो गए क्या? और इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन वर्सेस मोदी के क्लियर विजन का चैप्टर लेकर आया हूं। और बड़ी चर्चा है देश भर में कि मध्य प्रदेश चुनाव में मोदी ने बड़ा गेम कर दिया है या डर गए हैं, आज उसका चैप्टर भी। आज हर जगह यह बहस हो रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में क्यों उतार दिया भाई? कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी हताश हो गए, डर गए। घबराहट है भाई, जिससे केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ा है। लेकिन इसे इस नजरिए से देखिए कि नरेंद्र मोदी का विजन कितना क्लियर है कि उन्हें किसी भी हालत में मध्य प्रदेश जैसे राज्य को भी जीतना है, जहां 20-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का चैलेंज है। ये सोच के नहीं छोड़ गया 20 साल तो हो गया, छोड़ो जाओ। लोग कह रहे हैं कि चला जाएगा चला जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी हुई।
नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने में विश्वास रखते हैं और हार को भी जीत में बदल देते हैं और जीत के लिए आखिरी वक्त तक जान लगा देते हैं। चुनाव है, कभी जीत मिलेगी कभी हार मिलेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी हार से भागते नहीं हैं और जीत का पीछा नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा मानकर छोड़ते नहीं। इसी से पीएम मोदी की क्लैरिटी जो है ना, कितना स्पष्ट देख पाते हैं वो समझ में आता है। और इसलिए एक तरफ नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष को पूरा जुटाना पड़ जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ने से पहले विपक्ष को पहले अपने अंदर के टकराव और कंफ्यूजन से लड़ना है बॉस, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी से लड़ने से पहले उनके अंदर का अपना टकराव और उनके अंदर का कंफ्यूजन है। यहां कंफ्यूजन भरा है भाई इंडी गठबंधन में। वहां मंच पर ऐसे हाथ पकड़ के फोटो खिंचाते हैं और नीचे मंच से उतरते कोनी पे कोनी मार रहे हैं, कोई इधर से मार रहा है कोई उधर से मार रहा है। यह इंडी गठबंधन का हाल है और उनके कंफ्यूजन के बारे में पहले सुनिए, फिर डिटेल में बताता हूं। इंडी गठबंधन के अंदर कंफ्यूजन कैसे हावी हो चुका है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ इंडी गठबंधन के कुछ नेता सनातन को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। ए भाई, मन बनाओ, सनातन को मिटाना है या सनातन की जय जयकार करनी है? एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता 2024 में अपनी सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही सहयोगियों की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एक तरफ इंडी गठबंधन में राहुल गांधी अडानी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार अडानी के साथ रिबन काट रहे हैं भैया। एक तरफ इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ राज्यों के चुनाव में एक दूसरे को कोस रहे हैं, भर भर के पानी पी पी के। थोड़ा रुकिए, 2 मिनट पानी पी के कोसूं, ऐसा हाल हो रखा। इतना कंफ्यूजन है, ये लोग कैसे पब्लिक के सामने मुंह जाकर खोलेंगे भाई कि हम सब दोस्त हैं? पब्लिक कहेगी उधर तो तुम गाली दे रहे थे, इधर दोस्ती हो गई तुम्हारी नरेंद्र मोदी के नाम पे। बस जाओ यहां से। आप राहुल गांधी का ही कंफ्यूजन पहले देखिए। उनके सहयोगियों ने तो खुलेआम सनातन को खत्म करने की कस्में खाई हैं, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स, न जाने क्या क्या बोल दिया लोगों ने। लेकिन अब राहुल गांधी के बारे में यह खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के प्रतिनिधि ने रामलला के मुख्य पुजारी से मुलाकात की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक विजय महाजन एक हफ्ते पहले ही रामलला के मुख्य पुजारी से मिलकर आए। इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये बातें तब सामने आई जब आज ही यह खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाएंगे। अब आप बताइए, इधर खबर आई कि नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, उधर राहुल गांधी की खबर आने लगी सोर्सेस के हवाले से कि ये भी जाने वाले हैं। 20 से 24 जनवरी के बीच पीएम मोदी अयोध्या जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच अनुष्ठान होगा। एक बार मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को सुन लीजिए, फिर इस कंफ्यूजन क्यों जो इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन है इसकी थोड़ी और डिटेल देता हूं। 15 जनवरी से और 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और उसी बीच में प्राण प्रतिष्ठा की बात है। पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय, यदि ये कार्यालय में निश्चित हो चुका है प्रधानमंत्री के आने का कि 22 तारीख को आएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को ही होगी और इसी प्राण प्रतिष्ठा में ही अन्य लोगों को भी बुलाया गया है। यानी देश जिस राम मंदिर का इंतजार कर रहा था वो 22 जनवरी को देश को सौंप दिया जाएगा। अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहां पर पीएम मौजूद होंगे तो इस पर भी विपक्ष तिल मिलाएगा। ये तो गारंटी है, निश्चित है, कुछ ना कुछ मीन मेक निकाल देंगे, अरे ये ऐसा कर दिया वो वैसा कर दिया। क्योंकि कोई भी नया काम होता है तो इसमें विपक्ष कुछ ना कुछ तो खोट निकाल ही लेता है। नई संसद बन जाए, G20 हो जाए, कुछ कर लीजिए, नरेंद्र मोदी अगर उस फोटो में दिखने वाले हैं तो इनको जो है वो बारात में आए फूफा की तरह दिक्कत हो जाती है। ये कप ठीक नहीं है, प्लेट इतना हल्का है, कैसे खाएगा आदमी इसमें जी? प्लेट भारी दे दीजिए, इतना भारी प्लेट दे दियो, कितना देर आदमी खाएगा? कम खिलाना चाहते हो? वो वाला हाल है। विपक्ष को लगता है कि नरेंद्र मोदी के हर काम में कमी निकालकर वो 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन विपक्ष का हाल तो पहले यह है कि नरेंद्र मोदी की कमी तो निकाल ही रहे हैं, ये भाई लोग सब एक दूसरे की कमियां भी निकाल रहे हैं और नौबत यह हो गई कि सरकार गिराने की धमकियां देने की बात आ गई।
जैसे पंजाब में आप देख लीजिए, कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी के बीच कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है। भाई कपड़े फाड़ दे रहे हैं एक दूसरे के जुबानी टकराव में। टकराव इतना बढ़ गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कि इनका बस चले तो आज केजरीवाल की पंजाब सरकार गिरा दे कांग्रेस पार्टी। पंजाब कांग्रेस के बड़े लीडर और नेता विपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने तो इतना दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 32 विधायक कांग्रेस के संपर्क में, और कांग्रेस पंजाब में अगर लोकसभा की 13 सीटें जीत गई तो कह रहे हैं अगले 2 महीने में इनकी सरकार गिरा देंगे। आप कह रहे हैं भगवंत मान की सरकार गिर जाएगी भाई आप। और एक तो कह दिए कि 13 की 13 अकेले लड़ेंगे, और कह रहे हैं 13 की 13 जिता के तो देखिए 2 महीने में इनकी सरकार गिरा देंगे। सुनिए बाजवा साहब को एक बार। पंजाब कंप्लीटली ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। टाइम है 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने, साडा समर्थन दो। 13 सीटां ते जित्ती है, मैं तुहानूं यकीन दिवाना है सरकार ये उस तो बाद 13 सीटां जे तुसीं सानूं जिताओगे 2 महीना तो वध नहीं कटेगी, क्योंकि मिनिमम 32 बंदे मौजूदा जिहड़ी आप दी सरकार दे MLA ने मेरे नाल टच ने 32 आदमी 18 साडे कोल नेड़े दे काम पहुंच गया। थोड़ा जिहा लाहौर मारना चित करके छोड़। अरे भैया ये कौन सी दोस्ती चल रही है? इंडी गठबंधन में केजरीवाल जी का आपको याद है वहां ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से इनको मंच पे खड़ा किए हुए, और यहां कह रहे हैं इनकी सरकार पंजाब में गिरा देंगे। आप क्या पब्लिक को मैसेज दे रहे हो कि भाई इनको चलाने नहीं आता है, ये पंजाब को कर्ज में डुबा दिए, तो ये किस मुंह से जाके देश भर में बातें करेंगे कि हम नरेंद्र मोदी को हटाओ? यानी आप केजरीवाल का गेम बिगाड़ रहे हो। तो ये कौन सी इंडी गठबंधन की दोस्ती है भाई? वैसे पंजाब का सियासी गणित देखेंगे तो दूर दूर तक ये लगेगा नहीं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देगी, लेकिन वहां क्या खेल ये लोग दिमाग में लिए हुए हैं ये मैं आपको आंकड़े से समझा देता हूं कि बाजवा साहब बात क्या कर रहे हैं, जरा आपको समझ में आ जाएगा। पंजाब में जो विधानसभा सीटें हैं वो सीट वहां पर है 117 सीट विधानसभा की। 2022 के चुनाव के नतीजे 2022 में जो नतीजे आए उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है उसके पास कितनी सीट है? 92 सीट। 92 सीट। कांग्रेस के पास है 18 सीट 18। बीजेपी के पास है 2 सीट पंजाब के अंदर। शिरोमणि अकाली दल के पास है 3 सीट, और अन्य के पास है, अदर्स के पास 2 सीट। यह हाल है। लेकिन अगर 32 विधायक संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है और सभी लोकसभा सीटें जीतने की शर्त लगाकर यह कहा जा रहा है कि सरकार गिराई जा सकती है, तो इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर ये जो 32 का फिगर है इससे क्या खेल हो सकता है? अगर ये 92 में से -32 कर दीजिए तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी 60 सीट पर, और अगर ये 32 मान लीजिए इसमें +32 कर दीजिए तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी 50 सीट पर। लेकिन बहुमत के लिए जो आंकड़ा है, बहुमत के लिए पंजाब में चाहिए 59 सीट। 32 विधायक आ भी जाएं तो 60 विधायक होंगे आम आदमी पार्टी के पास। आप कहेंगे सरकार गिरेगी कैसे? यही बाजवा कह रहे हैं कि 32 विधायक तो मेरे ऑलरेडी संपर्क में, अगर 13 की 13 लोकसभा सीट जिता दी तो यह आंकड़ा इसका मतलब और बढ़ जाएगा, और जैसे ही अगर 32 का अगर 34 भी हुआ तो आम आदमी पार्टी जो है उसकी सरकार गिर जाएगी। यानी जो राजनीतिक दल ये प्लान कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को कैसे गद्दी से हटाना है, वो अब आपस में एक दूसरे की गद्दी जो है वो फाड़ने में लग गए। प्रताप सिंह बाजवा ने जो कहा उस पर बवाल मचना तो तय था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर प्रताप सिंह बाजवा को जवाब दिया और कहा कि प्रताप सिंह बाजवा एक चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि वो पंजाब के 3 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टी के हाईकमान से बात करें। भगवंत मान को लगा कि हाईकमान का नाम लेंगे तो प्रताप सिंह बाजवा चुप हो जाएंगे, लेकिन बाजवा अलग पलटवार कर दिए। कहने लगे कि राज तो राजाओं का भी नहीं रहा, तो आप किस खेत की मूली है? आप तो पंजाब के कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की डोर अरविंद केजरीवाल के हाथों में है,
तो बात तो आपको अपने हाईकमान से करनी चाहिए। ना आपसे पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था सुधरी, ना अर्थव्यवस्था। यानी कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की पंजाब में बात कर रहा है, यह जानते हुए कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ साथ है। यह हवा में तो नहीं हो रहा होगा। वो बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी रोक भी नहीं रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, लगातार वो बोले जा रहे हैं। तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना। लेकिन वो अकेले नहीं बोल रहे, आम आदमी पार्टी भी कम नहीं है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद, अच्छा एक आम आदमी पार्टी क्या बोल रहे वो आगे दिखाऊंगा। आप इनकी दोस्ती का लेवल देखिए, सरकार गिराने की बात तो कर ही रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि इन्होंने कर्जे में डुबा दिया, लेकिन दोस्ती देखिए किस तक खत्म हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की हाल में शादी हुई, उस पर भी कांग्रेस के नेता पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने शादी को भी नहीं छोड़ा भाई, सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि राघव चड्ढा के पास इतनी लग्जरी शादी करने के लिए पैसे कहां से आए। खेरा ने कहा कि अगर आम आदमी की शादी ऐसी होती है तो खास आदमी की शादी कैसे होगी। खेरा ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब की सरकारी मशीनरी को इस शादी के इंतजाम में लगा दिया गया। यानी कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सरकार गिराने की बात कर रही है, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार चलाने नहीं आ रहा, यह दावा कर रही है। पंजाब को कर्ज में डुबा दिया, यह कह रही है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट नहीं देने के लिए कह रही है, बल्कि साथ में शादी ब्याह के मामले में भी छोड़ने के मूड में नहीं है अपने दोस्त को। राघव चड्ढा पैसा कहां से लाए पूछ रही है। अरे कहीं से लाए होंगे, दोस्त यार से लिए होंगे, कर्जा लिए होंगे, आपको पता कैसे शादी की है, लेकिन ठोक रहे हैं। इधर कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को कोस रही है, उधर अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर कांग्रेस को ठोक रहे हैं, कोस रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हैं तो केजरीवाल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपने लिए माहौल बना रहे हैं और कांग्रेस को कोसकर खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने हाल फिलहाल में कांग्रेस पर कैसे अटैक किया है, जरा वो देखिए। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना, केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। ये कौन सी दोस्ती है भाई? ये तो मुझे वो जय वीरू की दोस्ती लग रही है। क्या अरे नहीं मौसी, वो तो लोग हाथ पकड़ के बैठा लेते हैं तो शराब पी लेता है, नहीं तो कभी, और या फिर जुए में हार जाता है तो पी लेता है। ये जय वीरू टाइप का चल रहा है। कांग्रेस कह रही है इनको चलाने नहीं आती सरकार, आपको वोट ना देना, और आप कह रही है कि कांग्रेस तो कोई वादा पूरा नहीं करती, इनकी गारंटी फर्जी गारंटी है। ये लोग पब्लिक के सामने जाके कैसे वोट मांगेंगे भाई? इंडी गठबंधन में झगड़ा सिर्फ एक जगह पर नहीं चल रहा, जगह जगह यही हाल है। कल ही मैंने आपको बताया था कि बंगाल में कैसे कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस ने होटल का खर्च पूछ लिया। अब टीएमसी के नेता इंडी गठबंधन का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नेता ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए, और बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी के साथ मिल गए हैं। सुनिए टीएमसी के नेता कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं। Adhir Ranjan Chaudhary and State Congress, they should maintain the line of India Alliance. They are playing a double standard policy. The top leadership of India should consider this problem. Our leadership, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, they are cooperating the top leadership of Congress and the India Alliance. And the West Bengal leadership of Congress in alliance with CPM, they are cooperating with state BJP to disturb Trinamool government. अब बताइए, ये हाल है। आप कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी अलग इनको कोस रही है। ये लोग एक 14 पत्रकार की लिस्ट निकाल दिया, सोचे कि अब हम चुनाव जीत जाएंगे। अरे भैया अपना ना देखो, घर में आग लगी हुई है, अब वहां कौआ के पीछे दौड़ रहे हो, कौआ कान ले गया। हालांकि शरद पवार को इंडिया गठबंधन के झगड़े छोटे मोटे झगड़े लग रहे हैं। शरद पवार का कहना है कि पंजाब में जो टकराव है उससे गठबंधन के फ्यूचर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अधीर रंजन के बयान से भी गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा।
हालांकि शरद पवार ने भी नसीहत दे डाली कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब शरद पवार को भी गौतम अडानी से मिलने का मुद्दा भी छोटा मोटा लगता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा, पब्लिक पे तो असर पड़ेगा। पब्लिक नहीं पूछेगी कि आप लोग साथ मिलकर कह रहे हो कि हम मोदी को हटा दें आपके कहने पे, और आप खुद ही एक दूसरे को जो है वो भ्रष्टाचारी और सरकार चलाने नहीं आता, देश डुबा देंगे, ये सब कह रहे हो, तो काहे मोदी को हटा दें भाई आपके कहने पे। लेकिन सब एक दूसरे पे लीपापोती भी कर रहे हैं। गौतम अडानी से मिलने का मुद्दा छोटा मोटा लगता है शरद पवार को। गौतम अडानी से ताजा मुलाकात पर शरद पवार ने कह दिया कि ये बातें सच हैं कि वो अहमदाबाद गए थे, वहां पर बारामती के एक व्यक्ति ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैं उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने गया था, वहां पर गौतम अडानी भी मौजूद थे। लेकिन शरद पवार ये नहीं बताए कि वो गौतम अडानी के घर क्यों गए, उनके दफ्तर क्यों गए। भाई गौतम अडानी मौजूद थे, ठीक है, आप भी रिबन काटते चले आते, घर और दफ्तर काहे गए। गौतम अडानी के साथ तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पर खुद से पोस्ट क्यों किया, जबकि शरद पवार ये अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी गौतम अडानी का मुद्दा लगातार उठाए हुए हैं, और शरद पवार कई मौकों पर गौतम अडानी से मिल चुके हैं, उनका बचाव कर चुके हैं। तो गठबंधन में एक टकराव तो खुद शरद पवार ही पैदा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का एक और कंफ्यूजन देखिए कि कल हरियाणा में INLD की एक रैली हुई थी, उसमें सभी बड़े दलों और नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन इस रैली में ना कांग्रेस आई, ना नीतीश कुमार गए, ना तेजस्वी यादव गए, ना उद्धव ठाकरे गए, ना ममता बनर्जी गई, ना शरद पवार गए, ना केजरीवाल गए, जबकि इन सभी नेताओं को INLD ने अपनी रैली में न्योता दिया था, इनके पोस्टर तक छपवा दिए थे, लेकिन किसी पार्टी से कोई गया ही नहीं। तो किसी पार्टी से किसी दूसरे नेता को सिर्फ नाम के लिए भेज दिया गया, जैसे TMC से डेरेक ओब्रायन चले गए, JDU से किसी त्यागी को भेज दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला आ गए। ये सब जोर लगा रहे थे कि INLD को इंडी गठबंधन में शामिल कर लिया गया, लेकिन खास तौर पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहता कि INLD को किसी भी कीमत पर गठबंधन में लिया जाए। यानी इस इंडी गठबंधन का जो कुर्ता है वो कहीं एक जगह से नहीं फटा हुआ है भाई, ये हर जगह से फटा हुआ ही है। ये रफू करने जाएगा तो और फट जाएगा, ये हाल हो रखा है। विपक्ष के कंफ्यूजन को आपने देख लिया। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी दिखाता हूं। जैसे आज PM मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में क्लियर कर दिया कि तुमको जितना कोसना है मुझे कोस लो, लेकिन देश का माल लूटने वालों की जगह जेल में। सुनिए PM को एक बार। मैं हैरान हूं आजकल, मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए, ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान है। यानी नरेंद्र मोदी को क्लियर है, आप कोई हो, देश का माल लूट रहे हैं, जेल जाना पड़ेगा। इसी तरह की क्लैरिटी मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर है, जहां बड़े चैलेंज के बीच PM मोदी ने अचानक गेम पलटने का दांव चल दिया। MP चुनाव के लिए PM मोदी ने अपने 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतार दिए। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है। इसके अलावा 4 मौजूदा सांसदों और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि PM मोदी के इस दाव को वो कैसे जवाब दे, क्योंकि कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं था कि केंद्रीय मंत्री और सांसद मैदान में उतर जाएंगे। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अब उन्हें यह मालूम है शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली। भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त और हार का सामना कर रही है, और ऐसे में उन्होंने कल ये स्वीकार कर लिया कि उनके पास चुनाव लड़ाने योग्य उम्मीदवार भी नहीं। लेकिन वो असली वजह समझनी चाहिए कि क्यों PM मोदी ने अपनी टीम के लोगों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। पहली बात तो जिन 39 सीटों की लिस्ट जारी हुई है, उनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जिन सीटों पर पिछली बार बीजेपी हार गई। अब अगर दिग्गज नेता इन सीटों पर उतरेंगे तो इन सीटों पर कांग्रेस के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारने का बड़ा मैसेज यह भी है कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी और अंदरूनी फाइट नहीं चलेगी। एक तरह से नेताओं को टास्क दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में जोर लगाएं और सब मिलकर बीजेपी को जिताएं। एक बड़ा मैसेज कार्यकर्ताओं को भी जाएगा, क्योंकि हारी हुई सीटों पर अगर दिग्गज नेताओं को उतारा जाएगा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। भाई एक होता है आपने सरेंडर कर दिया गया, यहां तो हारे ही
थे, आप कहां जीतेंगे इतना 20 साल के एंटी मन से। दूसरा है नहीं, यहां अपना बड़ा प्लेयर उतारो, कैसे नहीं हारे, कैसे नहीं जीतेंगे, हारेंगे तो देखा जाएगा। इसलिए जब मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में पीएम मोदी की इस रणनीति को लेकर बात पहुंची तो उनमें भी उत्साह दिख रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं हो पाएगा। विजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव हार गए। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ तो हो क्या रहा है। इसके बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। सर आपका भी नाम 3 केंद्रीय मंत्री है। कुल मिला के पार्टी का जो नेतृत्व का निर्णय है सिरोधार है। अब कोई आदमी केंद्र में बैठा है तो वो क्यों विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेगा, लेकिन यही बीजेपी का डिसिप्लिन है, जिसको जो कह दिया गया वो कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरप्राइज और एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं और पीएम मोदी कई बार ऐसे सरप्राइज दे चुके हैं जो सरप्राइज उनकी पार्टी के लोगों को चक्कर में डाल देते हैं। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में चक्कर खा रही है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि गुजरात में पिछली बार पीएम मोदी ने चुनाव से 1 साल पहले सीएम ही नहीं पूरी सरकार ही बदल दी थी और फिर गुजरात में ऐसे जी जान से जुटे कि गुजरात में ऐसी जीत मिली जो जीत अब तक किसी को नहीं मिली। यानी नरेंद्र मोदी विजन क्लियर रखो, मेहनत करो, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, उसमें विश्वास रखते हैं। इंडी गठबंधन रिजल्ट में नहीं, उसको सिर्फ कुर्सी में विश्वास है, उसके लिए सब भिड़े पड़े। पाठशाला में अब 5 रुपए किलो वाले टमाटर का चक्कर। कुछ दिन पहले यही टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा था, तब विपक्ष के नेता इस पर खूब राजनीति कर रहे थे। अब जब यही टमाटर 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए किलो में बिक रहा है तो सब गायब हो गए। विपक्ष की इस राजनीति के चलते आज कैसे टमाटर के किसान बर्बादी की कगार पर आ गए। ये 200 रुपया का टमाटर कैसे 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का हो गया अचानक। प्याज वाली नई अफवाह क्या है, इसका चैप्टर देखिए। पिछले दिनों देश भर में टमाटर के दाम 200-250 रुपए किलो पहुंच गए थे। हर आदमी महंगे टमाटर से परेशान था। कई लोग जो 1 किलो टमाटर खरीदते थे वो 250 ग्राम टमाटर खरीदने लगे थे। बहुत से लोगों ने तो टमाटर ही खाना छोड़ दिया था। हालांकि पाठशाला में हमने आपको बताया था कि बेमौसम बरसात और बिपरजॉय जैसे तूफान की वजह से देश भर में टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। इसी वजह से टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए। हमने पाठशाला में आपको यह भी बताया था कि महंगे टमाटर की समस्या सीजनल है और कुछ दिनों में टमाटर के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे की मदद से ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे अब टमाटर के रेट तो नीचे आने ही वाले नहीं और लंबे समय तक टमाटर 200 रुपए किलो के रेट पर ही बिकता रहेगा। क्योंकि भाई उनको तो यह सूट करता था नैरेटिव कि पब्लिक पैनिक में आ जाए, सोचेगा मोदी सरकार तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। पूरे देश में यह भ्रम फैलाया गया कि टमाटर के दाम कंट्रोल करने में मोदी सरकार कुछ नहीं करने वाली, इसलिए टमाटर की कीमत महंगी ही रहेगी। लेकिन टमाटर हो गया सस्ता, जो कि उसको होना ही था। लेकिन इस सस्ते टमाटर की महंगी कीमत किसने चुकाई आपको पता है? किसानों ने। नेता तो गायब हो गए। विपक्ष के इस अफवाह पर इस एक अफवाह से हजारों किसान बर्बाद हो गए। किसानों ने जरूरत से ज्यादा टमाटर की बुआई कर दी। उनको लगा भाई शेयर मार्केट में जैसे अफवाह फैल गई कि भाई ये शेयर चढ़ेगा, आपने खरीद लिया, पता चला वो चढ़ना ही नहीं था, गिर गया। वैसे टमाटर की लोगों ने बुआई कर दी किसानों ने। उसने सोचा अरे इतना विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये 200-400 अभी पता नहीं कितना जाएगा। आज कंडीशन ये है कि देश की कई मंडियों में 5 रुपए किलो में भी टमाटर के खरीदार नहीं मिल रहे। विपक्ष के एक सियासी हथकंडे ने किस तरह देश के टमाटर किसान को नुकसान करवाया, इसके बारे में डिटेल में आपको आज समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले टमाटर के दाम कैसे भयंकर गिरे हैं वो सुनिए। आज की डेट में टमाटर का हाल यह हो गया है कि टमाटर खेत में सड़ रहा है, टमाटर फेंका जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है टमाटर को। जो टमाटर 200 से 250 रुपए किलो बिक रहा था, वो टमाटर आज की डेट में 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो में मिलने लगा। 20 किलो टमाटर का जो क्रेट आता था वो 2000 रुपए का बिक रहा था। वो महाराष्ट्र की मंडियों में आज की डेट में वो क्रेट 90 रुपए में बिक रहा है बॉस। यानी जो 1 किलो टमाटर 100 रुपए का एक जमाने में पहुंच गया था मंडी में, वो आज मंडी में 4 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक की मंडी में आज टमाटर 2 से 4 रुपए किलो के रेट में बिक रहा है। कोल्हापुर में टमाटर 2 से 3 रुपए किलो पर आ गया है। दिल्ली में रिटेल बाजार में
जो आप और हम खरीदने जाते हैं, वहां टमाटर के रेट 20 से 25 रुपए किलो तक आ गए। कहां 200 रुपया चला गया था। आज देश के कई इलाकों में यह हाल है कि किसान को इतनी कीमत भी नहीं मिल रही कि जिसमें टमाटर को तोड़ने की मजदूरी और मंडी तक लाने का भाड़ा मिल जाए। प्रॉफिट तो भूल ही जाइए बॉस, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। आपको बताता हूं ज्यादातर मंडियों में स्थिति क्या हो गई है। अगर आप देखेंगे टमाटर को लेकर किस तरह से हाल हो गया है, जिस टमाटर पे कितने मीम बने। ज्यादातर मंडियों में यह स्थिति है कि टमाटर किसान अपने सबसे अच्छी क्वालिटी के टमाटर की खेप लेकर मंडी में बेचने के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो वो टमाटर वापस ले जा सकता है, ना लागत निकाल सकता है। बहुत दिन टमाटर बचेगा नहीं, सड़ जाएगा। अब किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि टमाटर उगाने का किसानों का जो खर्च है वो अगर जोड़ेंगे तो क्या कीमत आती है वो कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर आप देखेंगे 20 किलो टमाटर जो होता है, 20 किलो टमाटर का जो क्रेट आता है, उसका गणित आप समझेंगे। वो किसान को क्या खर्च पड़ता है। खेती का खर्च पड़ता है 200 से 240 रुपया का। ये 20 किलो टमाटर का बता रहा हूं। मंडी में लाने का खर्च ये आपका बैठता है करीब करीब 30 रुपए, 30 रुपीज। यानी अगर इसको मिला लीजिए तो कुल खर्च किसान को 20 किलो टमाटर लेकर मंडी तक पहुंचने में 230 से 270 रुपए का बैठ जाता है। और मंडी में कीमत क्या है? मंडी में कीमत कितनी है? 60 से 70 रुपए। वो कितना दे रहा है? कुछ जगह 80-90 रुपए भी है। कितना का? ये 20 किलो टमाटर का व्यापारी दे रहा है 60 से 70 रुपए, किसान को पड़ रहा है 230 से 270 रुपए। यानी किसान का नुकसान कितना है आज की डेट में? ये 20 किलो टमाटर पर किसान का नुकसान जो है वो 170 से 200 रुपए तक बैठ रहा है। इतना नुकसान है किसान का। जबकि रिटेल सब्जी मंडी में जाइएगा तो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो बेचा जा रहा है। यानी व्यापारी ने जो टमाटर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए किलो खरीदा, वो पहले होलसेल और फिर रिटेल मार्केट से होते हुए आपके किचन तक आते आते 10 गुना महंगा होकर 20 से 30 रुपए अभी भी हो जा रहा है। लेकिन किसानों से ज्यादा मुनाफा बिचौलिए को मिल रहा है। ऐसे में किसान नाराज हैं और अच्छे दाम मिलने के लिए सरकार से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज आपको कुछ किसानों और दुकानदारों की बातें सुनवा देता हूं जो सस्ते टमाटर की वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने देश के कई शहरों में जाकर ऐसे किसानों से, लोगों से बात की। ये सुनिए, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे किसानों का यह नुकसान नेताओं के चक्कर में हुआ और प्याज वाली अफवाह क्या है। 3 घंटे मुझे मार्केट में आकर हो गए। हर व्यापारी इधर आने के बाद बोल रहा है ये टमाटर की जाली, मतलब 20 किलो की जाली, 20 किलो की जाली का रेट हर व्यापारी बोल रहा है 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये तक। मतलब 60 रुपया, 70 रुपये ये बढ़िया टमाटर का भाव बोल रहे व्यापारी। और इसका मेरे को जमीन में से, खेत में से काटने का टमाटर काटने का रेट है इसका 25 रुपये जाली लेबर का। और इधर लाने का जो भाड़ा है गाड़ी वाले का वो 20 रुपया, मतलब 20 40 और ऊपर का 50 रुपये। हमाली बेमाली करके 50 रुपये खर्चा है खाली। इधर माल लाने को 50 रुपये खर्चा है। इसको कमाने को जो खर्चा है वो तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। पहले तो 250-300 था, अब तो 20 रुपए किलो भी कोई नहीं ले रहा है। बाहर है पूरा रोड पे ही किसान। आम आदमी तो यूज करने में घबराता था। कोई 100 ग्राम की अगर 250 ग्राम भी टमाटर ले रहा था वो 50 रुपए का बैठ रहा था, तो बहुत से ग्राहक लौट जाते थे। दिक्कत तो पड़ी टमाटर जब महंगा था। खुशी है हमें तो भाई, पहले भी खुशी थी कि पहले किसानों को पैसा ज्यादा मिलता था, अब गरीब आदमियों को किसानों को पैसा कम मिल रहा है। बीच में ये जो करने वाले हैं वही खा रहे हैं, इसमें से कोई बचा। 2 महीने पहले तक देश के टमाटर के किसान जबरदस्त कमाई कर रहे थे, अपनी शर्तों पर टमाटर बेच रहे थे। देश के कई किसान तो टमाटर बेचकर करोड़पति बन गए थे। तेलंगाना के टमाटर किसान अरपति नरसिम्हा रेड्डी हैं, जिन्होंने जून जुलाई में 50,000 कैरेट टमाटर बेचा। 1 कैरेट टमाटर 800 से लेकर 4,000 रुपए तक उस समय बिक रहा था। और इसके जरिए किसान ने सिर्फ टमाटर बेचकर करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी उस जमाने में। इसी तरह पुणे के एक किसान ने टमाटर बेचकर 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। महाराष्ट्र के एक किसान ने 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन अब वो दिन लद चुके
और अब टमाटर किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। टमाटर किसानों की इस हालत के लिए विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है। जून जुलाई में जब टमाटर के रेट बढ़ना शुरू हुए तो विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि टमाटर की महंगी कीमत रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी टमाटर के रेट कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने नेपाल से टमाटर का इंपोर्ट शुरू करवा दिया था, किसानों से टमाटर की सरकारी खरीद करवा रहे थे और देश भर में सस्ती कीमत पर टमाटर बिकवाने का प्रयास चल रहा था। लेकिन विपक्ष की राजनीति से देश भर के ज्यादातर किसानों को यह गलतफहमी हो गई कि टमाटर के दाम तो अब नीचे अभी नहीं आएंगे बॉस, ये ऐसे ही रॉकेट बने रहेंगे और इसलिए ज्यादा से ज्यादा टमाटर पैदा करना चाहिए। आपको कुछ विपक्ष के ट्वीट दिखाता हूं जिसने आग में घी डालने का काम किया। जैसे अगर आप देखेंगे, यहां कुछ ट्वीट डालिए, आपको दिखाता हूं कैसे किसानों के दिमाग में यह भर गया कि भैया अब तो टमाटर में ही कमाई है। ये देखिए, ये कांग्रेस का ट्वीट है, टमाटर हुआ 100 के पार, जनता पर रहम करो मोदी सरकार। कांग्रेस भी, क्लोज में दिखाओ भाई, कांग्रेस भी बता सकती थी कि भाई ये सीजनल है, लेकिन नहीं, माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे अब तो टमाटर जो है वही सोना उगल रहा है, मतलब उसी से सोने जैसी कमाई हो। इस तरह से दूसरा ट्वीट दिखाइए, जयराम रमेश का ट्वीट है, प्रधानमंत्री ने टमाटो, अनियन और पोटैटो को टॉप प्राथमिकता बताया था, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर सड़क पर बिकता है, फिर 100 रुपए किलो बिकता है। टमाटर हुआ लाल, एक हफ्ते में ही दाम 100 के पार। कोई ये समझाने का प्रयास ही नहीं कर रहा था कि भाई ये सीजनल हो रहा है, अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा। टमाटर किसानों ने इस उम्मीद से टमाटर की फसल उगाई थी कि टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं तो उन्हें फायदा, लेकिन टमाटर के बड़े दाम सीजनल थे और जब क्राइसिस खत्म हुआ तो टमाटर फिर से अपने भाव पर आ गया और अब किसान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि आप देखिए, एशिया में टमाटर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कोलार एपीएमसी में सितंबर में 4,21,000 क्विंटल टमाटर आया, जबकि पिछले साल सितंबर में कोलार एपीएमसी में सिर्फ 2,31,000 क्विंटल टमाटर आया था। इसका असर यह हुआ कि जुलाई अगस्त में 15 किलो टमाटर का क्रेट 2300 रुपए में बिका था, वो अब सिर्फ 45 से 120 रुपए बिक रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में अकेले नासिक में टमाटर की खेती दोगुनी हो गई और टमाटर 6 लाख टन से बढ़कर 12 लाख टन का उत्पादन हो गया। लेकिन अब महाराष्ट्र की थोक मंडियों में 20 किलो टमाटर 60 से 80 रुपए का बिक रहा है और कहीं कहीं रिटेल में तो 2 से 3 रुपए तक टमाटर बिक रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको हिमाचल की सोलन मंडी लेकर चलता हूं, जहां टमाटर के दाम लगातार गिर रहे हैं। हमारी सहयोगी पूनम शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी टमाटर मंडी सोलन में हूं और आपको बता देती हूं, पहले जो टमाटर के रेट थे 200 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन अब वही टमाटर 15 से 16 रुपए प्रति किलो यहां पर मिल रहा है। आपको बता दें, किसानों को काफ़ी जो है इसकी वजह से घाटा हो रहा है, क्योंकि रेट जो है काफ़ी कम मिल रहा है। किसान कई जगहों पर अपनी फसल को नष्ट भी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अब जब हमने व्यापारियों से जाना कि क्या कारण है जो रेट में इतनी गिरावट आई है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अब जो टमाटर की सप्लाई है वो बहुत जगह से आ रही है, जैसे नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, यूपी हो गया और हिमाचल से भी काफ़ी टमाटर जो है मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से रेट में काफ़ी गिरावट आई है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑन अब भारत, सोलन, हिमाचल प्रदेश। टमाटर की तरह ही प्याज के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जो प्याज पिछले महीने तक 25 से 30 रुपए किलो में बिक रहा था, उसके दाम 60 से 70 रुपए तक पहुंच गए थे। लेकिन पीएम मोदी के एक एक्शन प्लान से यह बेकाबू दाम लगभग कंट्रोल है, वरना प्याज का रेट 100 रुपए किलो के पार चला जाता। दरअसल इस साल प्याज का उत्पादन 6% कम हुआ। इसके अलावा खराब मौसम की वजह से ज्यादातर इलाकों में प्याज की क्वालिटी भी गिर गई। इससे प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन मोदी सरकार ने समय रहते हुए एक्शन लिया और प्याज पर 40% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया, जिससे देश में प्याज की कमी न रहे। बाहर भेजना है तो ये पहले 40% टैक्स भरे, तो बाहर नहीं जाने लगा प्याज, तो इसका मतलब देश में रहा, देश में प्याज की कमी नहीं हुई। इसके अलावा मोदी सरकार ने 5 लाख टन से ज्यादा प्याज किसानों से खरीदकर देश में बेचना शुरू किया। इस कदम से प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रुक गई, जिससे दामों पर कुछ हद तक लगाम लग गई। टमाटर और प्याज की हालत देखकर आज देश के किसानों को कृषि कानून बिल की बहुत कमी भी महसूस हो रही है। अगर उस समय देश में कृषि कानून लागू हो गया होता तो आज किसानों और उनकी फसल की इतनी बेकदरी नहीं हो रही। आपको याद दिलाता हूं, जो 3 कृषि कानून वापस हो गए, उसी में से एक में कृषि कानून में यह साफ साफ लिखा था कि इस बिल से कॉन्ट्रैक्ट खेती का नेशनल फ्रेम बनाया जाता है,
जिससे किसान और व्यापारी के बीच एक कानूनी सहमति बनती और इस सहमति से किसान की फसल को व्यापारी द्वारा तय कीमत पर खरीदा जाएगा, यह सुनिश्चित होता। किसानों को फसल की बुआई से बेचने तक यह भरोसा रहता कि उसकी पूरी फसल सही कीमत पर बिकेगी और खरीदने वाला पहले से तैयार है, यह किसान को पता रहता। आज की डेट में क्या है, आपने उगा दिया, अब आप लेकर घूमते रहिए, कोई खरीदने वाला है। जबकि वो 3 कृषि कानून में से एक कानून कहता था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भैया हम उगा रहे हैं, तुम जैसा क्वालिटी बोल रहे हो वैसा ही उगा रहे हैं और तुमको ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन झूठ फैलाया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। कहीं नहीं लिखा था कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। लेकिन झूठ की कीमत आज कौन चुका रहा है? 3 कृषि कानून वापस हो गए। विपक्ष के नेताओं को मजा आ गया कि हमने मोदी को हरा दिया, हमने मोदी को घुटने पे ला दिया, ये कर दिया, वो जो भी करना था। आज नुकसान कौन उठा रहा है? किसान उठा रहा है। अगर यही टमाटर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उगाए होते तो खरीदार पहले से मौजूद रहता और ये फेंकने और सड़ने की नौबत नहीं आती। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना, जिसमें आज अभिनेत्री वहीदा रहमान का अनसुना किस्सा आपको सुना रहा हूं। यह किस्सा साल 2009 में आई फिल्म दिल्ली 6 की शूटिंग से जुड़ा है। राजस्थान में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के लिए एक पेड़ के नीचे मंदिर का सेट बनाया गया था। उस समय शूटिंग की लोकेशन पर रात का तापमान -4 डिग्री था। सभी कलाकार शीतलहर से बचने के लिए मंदिर के सेट पर बैठे हुए थे। रात के 2 बजे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सबसे चाय पीने के लिए चलने की बात कही। इस दौरान राकेश ओम प्रकाश मेहरा की नजर वहीदा रहमान जी पर पड़ी, जो मंदिर के संगमरमर के फर्श पर नंगे पांव खड़ी थी। हैरान होकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने वहीदा जी से पूछा कि जब सब लोग डबल मोजे पहने हुए, इतनी ठंड है, तो आप नंगे पैर क्यों खड़ी हैं, वो भी संगमरमर के फर्श पर? इस पर वहीदा रहमान ने जवाब दिया कि है तो मंदिर ही ना। जिसके बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा कि मैम वो मंदिर का सेट है। वहीदा रहमान ने फिर जवाब दिया कि है तो मंदिर ही ना, मेरे दिल में तो मंदिर ही है। यह किस्सा दूसरे धर्म के प्रति सम्मान करने और उसे अपना बनाने के बारे में। इस तरह के किस्से आपको पाठशाला में और सुनाएंगे, लेकिन